महान कलाकार हमारे बीच आज मौजूद हैं, प्रवीण शुक्ल जी। आप कौन सी एज से कविताएं लिख रहे हैं? हिंदुस्तान के उस समय के स्टार कवि थे। सर, आप हास्य कवि के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। आप कृष्ण जी मथुरा में कब आ रहे हैं? यदि आपके हृदय में कृष्ण नहीं है तो फिर तो उसका कोई महत्व नहीं अर्थ ही नहीं है जी। हमारे यहाँ का फ्लूट फॉरेन कंट्री के कल्चर में जा रहा है। 2.5-3 घंटे की बात के बाद भी जी इसका समाधान नहीं होगा। जी कुर्सी के ऊपर कुछ लाइन सौंपी ना कोई भी आदत भद्दी, भद्दे कर्म से क्यों नहीं रही गद्दे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बीबी पॉडकास्ट में। आज इस चैनल पे मैं आपको दिल से बोलना चाह रहा हूं कि ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट होने वाला है। आज हमारे बीच साहित्य और कला के एक नायाब हीरे मौजूद हैं, जिन्होंने ना ही सिर्फ अपनी कला से लोगों का मन मोहा, जबकि साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है। ऐसे ही महान कलाकार हमारे बीच आज मौजूद हैं, प्रवीण शुक्ल जी। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा सर आपका। आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि सर आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो हम आजकल की युवा के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है सर। और बहुत लंबी जर्नी मैंने, और जब तो हमारी टीम बैठी थी तो मैं भी साथ में बैठा था ये देखने के लिए कि आपका क्या जर्नी रही सर। तो मैं उस जर्नी से इतना इंस्पायर्ड हो गया हूं कि आज थोड़ा नर्वस भी हूं इस बात को लेकर कि मैं क्या क्या सवाल पूछ सकता हूं, क्या नहीं पूछ सकता सर। तो सर सवालों का सिलसिला शुरू करें अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल सर मेरा पहला सवाल है कि आप कौन सी एज से कविताएं लिख रहे हैं और कौन सी एज से पढ़ रहे हैं सर? मैंने जो लेखन शुरू किया था जी डियर, वो शुरू किया था 8वीं क्लास से। अच्छा। और मैं ये मानता हूँ कि जो कवि होता है, जी रचनाकार होता है, जी वो नैसर्गिक होता है। अच्छा। नैसर्गिक मतलब नेचुरल रूप से वो होता है। उसको सुधार तो किया जा सकता है लेकिन उसको बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो मैं 8वीं कक्षा में था और मैंने अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी, पतंग पर लिखी थी। अच्छा जी। और ऐसी थी जैसे बच्चे लिखते हैं 8वीं क्लास, तो जी मतलब आयु रही होगी मेरी उस समय 12 या 13 वर्ष। जी और रक्षाबंधन के दिन थे तो मैंने जी अपनी पहली कविता लिखी थी। जी और जहाँ तक पढ़ने का सिलसिला है तो फिर मैं धीरे धीरे कॉलेज में आया। तो कॉलेज में डिबेट में हिस्सा लेता था, कल्चरल प्रोग्रामों में हिस्सा लेता था। और जब बीए सेकेंड ईयर में था तो उस समय तक मैं 216 कविताएं लिख चुका था। अच्छा जी। और ये संख्या मुझे इसलिए याद है कि मैं जब भी कोई कविता लिखता था जी तो उसके नीचे एक अलग तरह के अपने साइन करता था जी और T1 T2 लिखता था। अच्छा सर। T1 मतलब टोटल 1, जी T2 मतलब टोटल 2। जी और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार जी मंच से काव्य पाठ किया, जी कवि सम्मेलन के मंच से काव्य पाठ किया, जी वो तो विद्यार्थी जीवन का तो स्टेज शो बिल्कुल कॉलेज में, जी स्कूल में चल रहे थे। मतलब प्रोफेशनली लेकिन कह सकते हैं। प्रोफेशनली जब जी एक बहुत बड़े मंच से मैंने काव्य पाठ किया तो उस समय मैं 216 कविताएं लिख चुका था। और मैं उस समय स्टूडेंट था बीए सेकेंड ईयर का। अच्छा जी। और इतना बड़ा कवि सम्मेलन था जिसमें हिंदुस्तान के उस समय के सारे जी स्टार कवि थे। मतलब जी गोपाल दास नीरज जी, जी जिन्होंने बहुत गीत लिखे हैं। जी जी शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, जी आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, जी रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। इस तरीके हिंदुस्तान के तमाम 25 बड़े कवि थे। अच्छा जी। और बस ईश्वर की कृपा हुई और छा गया था मैं। जी मैंने भी बहुत आपको सर, मैं 2 साल से तो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मेरे मम्मी ने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। और मेरे ही परिवार में क्या, दुनिया के मतलब इंडिया के क्या, दुनिया के ऑलमोस्ट बहुत परिवारों ने ये वीडियोस देखी होंगी। और बहुत ही सर आपको मतलब बहुत सारे फैन हैं, मैं भी उसमें से एक फैन हूँ सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपका भी जी धन्यवाद और उन सारे फैंस का भी धन्यवाद जो जी वीडियोस के माध्यम से अपना प्रेम जी मुझ तक पहुंचा रहे हैं। जी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं टी करके T1 T2 की लिखता था, सर आज तक टोटल कितनी कविताएं हो गई हैं सर? वो T1 T2 तो बंद हो गया, जी लेकिन मेरी 25 किताबें प्रकाशित हैं, अच्छा सर। जिसमें से लगभग 10 किताबें पोइट्री से संबंधित हैं। अच्छा जी। और मैं मानता हूं कि यदि प्रति पुस्तक और अप्रकाशित लगभग 1,500-2 हजार कविताएं अब तक मेरे द्वारा रच दी गई होंगी, जी सर। अनुमान है ये। जी ये तो बहुत बहुत तो मतलब आप जब से लिख ही रहे हैं तो 2,000 कविताएं बहुत होता है सर। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपने आज तक 1,500 से 2,000 कविताएं लिख दी हैं सर, आपकी कोई फेवरेट सर उसमें से? बहुत सारी हैं। बहुत हर सारी माँ हैं। को किसी पिता के यदि ये कहो कि
पिताजी से पूछो कि जी। बेटे पिताजी आपके जो ये जी। 1-1.5 बच्चे हैं जी तो कौन सा बच्चा सबसे प्यारा सही बात है सर। तो वो कहेंगे तो बहुत सारे प्यारे हैं। जी पर फिर भी जी। मेरी अभी पिछले दिनों कुछ पंक्तियां बहुत वायरल हुई अच्छा सर। और बहुत सारे नेशनल मोटिवेटर्स ने उन्हें कोट किया। अच्छा सर। अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया, क्या बात। आशुतोष राणा मुझे लोगों ने भेजा कि वो भी जी। सुना रहे हैं। जी अभी खान सर पटना जी में जी जी जी। मुझे किसी ने वो एक वीडियो भेजी कि खान जी। सर आपकी पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तो वो यूं थी कि कैसे कह दूं जी कि थक गया हूं मैं, क्या बात। कैसे कह दूं कि थक गया थक हूं गया मैं, हूं जाने किस किस का हौसला हूं मैं, और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, जी। तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। क्या बात है सर, क्या तो बात ये है, क्या पंक्तियां बात बड़ी बड़ी इन दिनों वायरल जी, हो रही हैं, चारों जी। तरफ लोग इनको है। जी पसंद कर रहे हैं, तो मुझे पसंद है। बहुत बढ़िया सर। सर अब मेरे को ना एक मुझे हाल ही फिलहाल में पता लगा सर कि आपको 3 राष्ट्रपति द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है सर। तो कैसा लगता है सर, क्या फीलिंग होती है, मतलब इतना बड़ा योगदान आपका, उसके बाद देखिए फिर। कि मैं प्रतिभा देवी पाटिल जी ने मुझे ऑनर उनके माध्यम से मिला। जी। प्रणब मुखर्जी जी को मैंने राष्ट्रपति भवन में जी। मेरा एक गजल संग्रह आया जी, था, वो जी। भेंट किया था। जी कलाम साहब का भी आशीर्वाद मिला। जी। तो ये लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ किया है जी उसकी दिशा ठीक है। जी और दूसरी बात ये लगती है कि ईश्वर जब हमें इस पायदान तक पहुंचा रहा है जी। तो अभी बहुत कुछ करने को बहुत कुछ बाकी करना है। बाकी है, सही बात है। और इस आशीर्वाद का प्रतिफल ये है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती जाती बढ़ती है, है। जी और उसको फिर और ज्यादा साबित करना जी। है, और ज्यादा ये दिखाना है कि माँ सरस्वती की कृपा है। जी। लेखन तो कितने अरबपति खरबपति लोग होंगे, जी। लेकिन ये सम्मान जो मिला ये माँ सरस्वती की विशेष कृपा के कारण मिला। जी तो उसकी कृपा बनी रहे और हम इसे बढ़ाते रहें, ऐसा महसूस होता है। क्या बात। तो सर अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अब मेरे सवाल कुछ ऐसे मुद्दों पर होंगे जो आजकल के काफी युवा ले लीजिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और यूट्यूब पे चाहे कहीं भी अगर वो सर्च करते हैं, तो उन सबके लिए ये कुछ मुद्दे हैं सर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस आपके पास है, जो आप एक कलाकार, जो इतने बड़े कलाकार हैं सर, जिन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है, तो समाज के ही कुछ मुद्दे हैं सर जिसमें मैं आपकी रोशनी चाहता हूं सर कि क्या होना चाहिए। सर प्रेम के ऊपर एक सवाल है। तो सर एक प्रेम हमने देखा, कृष्ण राधा का प्रेम, और एक आजकल का सर मॉडर्न प्रेम चल रहा है। तो सर दोनों में डिफरेंस कैसे करें, मतलब उस जमाने का प्रेम आपने भी सर आज की देर में भी देख रहे होंगे आप क्या हो रहा है, तो उस पर सर मुझे कुछ लाइनें अगर आप बताएं कुछ तो। अनुराग, ये बहुत गूढ़ विषय है जी और ये ऐसा गूढ़ विषय है कि इस पर यदि बात की जाए जी। तो 2.5-3 घंटे की बात जी। के बाद भी जी इसका समाधान नहीं होगा। जी प्रेम की यदि मुझसे आप कहिएगा तो एक पंक्ति में प्रेम जी। पाने का नाम नहीं है, जी प्रेम खोने का नाम है। क्या बात है सर। और क्या- खोने का मतलब यह है कि जब दो प्रेम करने वाले एक दूसरे के भीतर खो जाएं। अच्छा जी, खोने का मतलब इन्वॉल्व होना, मतलब इन्वॉल्व हो involve जाएं, जी। एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाएं, और जी। उस इन्वॉल्व होने के पीछे पाने की काम ना हो, जी केवल देने की चाह हो। मैं सही। सामने वाले की दुख को कैसे कम कर सकता हूँ, जी। मैं सामने वाले का सहारा कैसे बन सकता हूँ, इच्छाएं कैसे पूरी कर सकता हूं। इच्छाएं कैसे पूरी कर सकता हूँ। उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी एक कवयित्री हैं। जी आपके प्रश्न से मुझको जी। उनका एक दोहा याद आ गया। जी तो उन्होंने ये कहा कि आकर मुझ में ही रहो, अच्छा जी, आकर मुझ में ही रहो, होकर बेपरवाह, खोने की चिंता नहीं, ना पाने की चाह। चाह। जी, तो ये क्या बात। प्रेम है। जी। उसने कहा कि आप मेरे भीतर समाहित, जी। मेरी आत्मा में आप शामिल हो जाएं, जी और इस कदर शामिल हो जाएं कि ना तो पाने की चिंता रहे जी और ना खोने की भी चिंता रहे कि जी। ये तो खो तो सकता ही नहीं है, सही बात। और पा तो मैंने इसे लिया ही लिया ही है। जी। तो यही सच्चा प्रेम है। सर ये मतलब ये डेफिनेशन मैंने भी सीखी आज, मतलब मेरे को कभी इस तरह से तो हमने नहीं देखा था, तो इसलिए सर मैंने ये सवाल ऐड किया था। सर अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि काफी मैं आपकी राय जरूर चाहूंगा सर इसके जी। ऊपर। वो ये है कि सर अगले साल राम जी तो आ रहे हैं सर, कृष्ण जी मथुरा में कब आ रहे हैं, ये कुछ विचार अगर आप देना चाहें। देखिए प्यारे अनुराग, ये जी। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, जी और मेरा कहना ये है कि राम जी कब नहीं थे। कब राम नहीं जी थे। तो ऑलरेडी आए हुए थे, जी और ये ठीक है कि उस मंदिर में भी विराजमान हो जाएंगे, जी
राम जी तो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, प्रतीक है कृष्ण हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, जी और यदि हम आस्थावान हैं जी तो राम जी तो आपके भीतर भी जी, हैं, जी, राम जी। जी तो मेरे मेरे- हृदय में भी जी। हैं, कृष्ण तो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। और मंदिर मैं मानता हूँ कि उनको पूजने के, उनकी जी। आराधना के स्थान है। जी लेकिन यदि आपके हृदय में राम नहीं है, आपके हृदय में कृष्ण नहीं है, तो जी। फिर चाहे अयोध्या में बुला लो, चाहे चाहे- मथुरा में बुला जी। लो, तो उसका कोई महत्व नहीं अर्थ ही है। नहीं है जी लेकिन यह है कि खुशी की बात है, राम हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, उनके जी। बहुत सारे मंदिर हैं। जी एक भव्य मंदिर वहां एक भी भव्य बन रहा है, मंदिर और मथुरा में भी एक और बन जाएगा, तो जी, अच्छी बात है। जी लेकिन वो कब बनेगा या नहीं बनेगा बनेगा। या कितने दिन बाद बनेगा, ये राजनीति की राजनीति बातें हैं। मैं तो केवल ये कहूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, जी मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे जाए। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ये जवाब मैं मतलब सुन के इतना खुश हुआ ना, मतलब जब हम ये क्वेश्चन डाल रहे थे तो हमें भी थोड़ा सा दुविधा हो रही थी, लेकिन जो आपका जवाब मिला सर बहुत ही मतलब मन एक बार को मतलब बहुत खुशी हुई सर। सर मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद हम हमारे दूसरे जो इंटरव्यूअर हैं उनको बुलाएंगे, रोहित जी। सर लास्ट सवाल ये कि 2024 में इलेक्शन है सर, और मैंने आपकी एक वीडियो वायरल वीडियो देखी थी जिसमें आपने कुर्सी के ऊपर कुछ लाइंस बोली हुई हैं सर, तो कुछ लाइंस अगर वो सब सुनने को मिल जाए तो काफी। कुर्सी पर तो मैंने बहुत सारी लिखी हैं, अब जी। ये मुझे याद नहीं आ रहा आपने ये, कौन सी बोली थी, मैंने- लेकिन मैं जी। सुना देता हूँ, जी, कोई जी, भी सुना कोई से भी दूंगा। कोई से भी जी कुर्सी पर तो बहुत है, जी तो मैंने ये भी लिखा था कि गद्दी, ये एक सिंहावलोकन छंद है। जी गद्दी गद्दी के कारण देश हुआ रद्दी, रद्दी हुआ है पूरा ही ढांचा, ढांचे में बगुलों ने मछली को फांसा, फांसे हैं मुंह सब जी। दीन दुखी जन के पसीने से ढेर लगे धन के, धन से खनकती है लीडरों की गगरी, गगरी से बनती है सोने की नगरी, नगरी। नगरी में खन 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 के है पैसा, पैसे से रचते हैं खेल चाहे जैसा, जैसे है सिर पर गांधी की टोपी, टोपी ने हिंसा की आरजू न सौंपी, सौंपी ना कोई भी आदत भद्दी, भद्दे कर्म से क्यों मिल रही गद्दी। गद्दी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जो मेरे मुद्दे थे और जो मेरा जो समय था सर के साथ काफी अच्छा रहा और मैंने काफी एंजॉय किया। अब मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा रोहित सर को, जो आपको आगे का जो विषय है वो लेके चलेंगे। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मतलब मैं कैमरे के पीछे बैठा हुआ था तो काफ़ी मतलब मन मोह लिया आपने अपने जवाब से। तो हमारा जो ये सेशन रहेगा ना सर, इसमें नॉर्मल डिस्कशन रहेगा, मुद्दे नहीं है पर नॉर्मल वार्तालाप रहेंगी हमारी। तो सर पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने मतलब इंडिया के साथ सभी कवियों के साथ काम कर लिया ऑलमोस्ट, तो आपके सबसे अच्छे कवि या जिन्होंने आपका मन मोह लिया हो वो कौन से रहे होंगे सर? ये बहुत सारी लंबी यात्रा है, 32 साल मुझे मंच पर हो गए, 33वें वर्ष में प्रवेश है। क्या बात तो इसमें अलग अलग है, मेरे समकालीन लोगों में मेरे आइडियल अलग हैं, मेरे से वरिष्ठ में अलग हैं। है? लेकिन यदि 2-3 नाम यदि मैं कहूँ तो डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे गुरु रहे, उनके अंडर में मैंने पीएचडी की, वो महामानव थे, कमाल की उन्होंने पंक्तियाँ लिखी, तो उनके जी। व्यक्तित्व और कृतित्व से मैं प्रभावित रहा। प्रोफेसर अशोक चक्रधर जिनके ऊपर मैंने पीएचडी की, जिनके लिटरेचर पर, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ओम प्रकाश आदित्य, अल्हड़ बीकानेरी, मंगल नसीम जी, ये मेरे वरिष्ठों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मैं कहूँ कि आदमी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जी जी। तो प्रवीण शुक्ल नामक कवि का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। एक तत्व का नाम कुंवर बेचैन है, दूसरे का अशोक चक्रधर है, तीसरे का अल्हड़ बीकानेरी है, चौथे का ओम प्रकाश आदित्य और 5वें का मंगल नसीम है। तो ये मेरे कवि के 5 मूलभूत तत्व हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कवि की कुछ पंक्तियां कहना चाहें सर? बहुत, मैं तो सबकी सुना सकता हूँ, सबकी याद है मुझे, जी सर। अपनी जितनी याद हैं औरों की भी उतनी ही याद है। जी जी सर। तो मैं एक की नहीं 2 की सुना देता हूँ बिल्कुल आपको। सर। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, उन्होंने कहा कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो ये मेरे गुरु थे जिन्होंने कहा कि दूसरों के कष्ट हरो तो आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और मेरे कवि आदरणीय अल्हड़ बीकानेरी जी हास्य व्यंग के बड़े कवि थे, जी सर। तो उनकी पंक्ति सुना देता हूँ, वो हास्य व्यंग के थे। बिल्कुल सर। कि चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी, और बहुएं हैं 3-3 घर में मगर खुद
कपड़े रगड़ कर धोती मेरे राम जी, फंसी रही मोह में जवानी से बुढ़ापे तक, तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी, पहले 5 बेटे बेटी साथ में सुलाए, अब सो रहे हैं पोती और पोते मेरे राम जी। क्या बात तो ये हमारे अल्हड़ जी की पंक्ति है है जी। सो मज़ा आया सर। एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि हमारा जैसे रशिया जैसी बड़ी कंट्री भी अब हमारा कल्चर अपना रही है वो, पर हमारे यहाँ का कुछ यूथ ऐसा है जो फॉरेन कंट्री के कल्चर में जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें जो ये वेस्ट है, यस सर। उस वेस्ट का बेस्ट लेना चाहिए क्या बात है सर। और वेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो जो पश्चिम का अच्छा है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में आप ये माने कि पूरब में ही सब कुछ अच्छा है, हम्म। कि पूरब मतलब हमारा देश या हमारी संस्कृति। जी, अलग अलग संस्कृतियां हैं। यदि हम पूरे, अब ग्लोबलाइजेशन का युग है, इस समय विश्व के पटल पर सब चीज़ें आपस में तेजी से जुड़ रही हैं। तो हमारे यूथ को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी पश्चिम में ऐसा है जो हमसे बेहतर है, जिसको एडॉप्ट करके हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं, तो हमें पश्चिम का, वेस्ट का बेस्ट लेना चाहिए और जो वहाँ का वेस्ट है उसको छोड़ देना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि भारत तो खुद एक ऐसा सनातन संस्कृति का देश है। मैं अमेरिका 9 बार गया, इंग्लैंड दूतावास में गया, इतने भारतीय रेस्टोरेंट खुल गए हैं सब जगह। जी। और बड़ी विचित्र स्थिति है रोहित बाबू बिल्कुल कि हमारे बच्चे तो पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं और पश्चिम के असंख्य लोग भारत की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल। और उनको ये लग रहा है कि यदि कहीं शांति मिलेगी, कहीं मन को सुकून मिलेगा तो वो भारत की संस्कृति में मिलेगा। बिल्कुल सर। आजकल के बच्चे क्या होते हैं सर कि जैसे उनकी बात नहीं समझते, लाइक जो वो कपड़े पहनते, जिस तरह से वो रहते हैं, लाइक कुछ लोग लिविंग में रहना पसंद करते हैं, तो अगर उनकी चीज़ को नहीं समझाता ना, तो हमें सोचते हैं पिछड़ी सोच के हैं कि भाई आपको नहीं पता दुनिया में ऐसी हो रहा है, आप बाहर निकल के देखो। तो फिर उसके बारे में नहीं, बच्चे सब समझते हैं और मैं समझता हूँ कि मेरा जो समझना है वो ये समझना है कि जो आज का बच्चा है वो अपने बाबा का भी बाबा है। क्या और जो पुराना आदमी समझता था 40 साल में, वो आज 20 साल में समझता है। उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास वो सारी टेक्नोलॉजी है कि पूरी दुनिया वो अब दो आँखों से नहीं देख रहा है, वो लाखों आँखों से देख रहा है। तो बच्चों पर ये भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा कि जो बच्चे हैं वो कच्चे नहीं हैं, वो माँ बाप से और बाप दादा से भी कुछ मामलों में बहुत आगे हैं और उनकी सोच बहुत परिपक्व है और वो पक्के हैं। यदि वो अपनी पर आ जाएं तो वो सबको पीछे छोड़ेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सर। क्या बात सर। आप जो ज़्यादातर प्रचलित हैं वो हास्य कवि के नाम से आप प्रचलित हैं। आपकी बहुत सारी कविताएं हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में आती हैं सर आपकी कविताएं, तो उनमें से कोई एक कविता जो आप बताना चाहें? बहुत सारी कविताएं हैं। यदि आप ये कहें कि कोई एक मैं बताऊं तो हास्य व्यंग की भी सुना देता हूं आपको, लेकिन एक सुनाऊंगा तो वो सुनाता हूं जो मेरे दिल के नज़दीक है। बिल्कुल सर। हास्य व्यंग की एक सुन लीजिएगा कि कवि सम्मेलन से घर लौटते समय मेरा पाँव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबरा कर बोतल को उठाया और सकपका कर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। बोला, आका आपने मुझे आज़ाद किया है, मैं ज़िंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूँगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। मैंने कहा, जिन्न महाराज यदि करना है तो कर दो इतना सा काज, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला, मैं वापस बोतल में घुस रहा हूँ, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। क्या बात है सर। तो ये तो हास्य और व्यंग की है, लेकिन 4 पंक्तियाँ जरूर मैं कहना चाहूँगा आपके बीबी पॉडकास्ट के इस कार्यक्रम में। यूथ से जुड़ा हुआ आपका चैनल है कि हर बच्चा एक बात समझ ले, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, हर जीत के बाद एक और जीत आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है और किसी भी हार के बाद हार अंतिम मंजिल नहीं है, फिर एक जीत आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है। क्या बात है सर। सर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था
तो आपको आपका पहला पुरस्कार जो मिला था वो 1993 में मिला था। जी। और फिर मैंने देखा, मैं उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से आपको पुरस्कार मिलते हुए आ रहे हैं। तो बस काफी मोटिवेट हम भी हुए। आपकी सर एक कविता सुनी थी मैंने यूट्यूब पे, भीष्मा। भीष्म। तो उसकी मैं 4 पंक्तियां आपके, मतलब वैसे तो मैंने बहुत बार सुनी है, वो मेरी फेवरेट है। जी। वो 18 मिनट की है मेरे ख्याल से, तो वो मैंने बहुत बार सुनी है, पर मैं लाइव सुनना चाहूंगा आपसे, कुछ उसकी कुछ पंक्तियां हो जाएं। देखिए, वो बहुत 18 मिनट की कविता है और हमारे कार्यक्रम का समय ही लगभग 18-20 मिनट के आसपास है। जी जी। लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ या 6 पंक्तियाँ उसकी सुनाता हूँ। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण, भीष्म, अर्जुन आमने सामने हैं। अर्जुन और कृष्ण एक तरफ हैं और भीष्म एक तरफ हैं। भीष्म ने अपने बाणों से सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। तो ये कविता का अंश केवल उस भीष्म कविता के माध्यम से केवल महाभारत की घटना नहीं है। बिल्कुल। ये इन 4 पंक्तियों के माध्यम से हर यूथ को, हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, एक संदेश है। चाहे क्षेत्र कोई भी है, चाहे वो शिक्षा का है, दर्शन का है, अध्यात्म का है, व्यापार का है, राजनीति का है। लेकिन यदि आपको विजय हासिल करनी है तो एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। एक युद्ध आपके भीतर चलेगा, एक युद्ध आपके बाहर चलेगा और दोनों पक्षों पर आपको विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए मैंने कहा कि बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। तो हमें मरना नहीं है, हमें जीना है। और यदि इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो हमें प्रमाणित करना है कि परमात्मा ने हमें जिस भी हाल में पैदा किया था, लेकिन हम सफलता के शिखर पर झंडा गाड़ कर इस जिंदगी को सार्थक करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है सर। मतलब बेसिक से हमारा जन्म जो है वो गुमनामी में रहा हो, पर जब मौत हो तो वो आलीशान होनी चाहिए। आलीशान होनी चाहिए। बिल्कुल। लास्ट में सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आप लास्ट में यूथ को क्या कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? तो बस वो आपके ऊपर। बेटा, यूथ को मैं केवल एक बात यही कहूँगा कि आजकल युवा पीढ़ी बहुत दिशा में सोचती है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, प्रवीण शुक्ल की तरफ से याद रखें, बीबी पॉडकास्ट की तरफ से याद रखें कि बेटा, जीवन में धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा देना मत। यदि आप धोखा खाओगे और धोखा नहीं दोगे तो वक्त आपके चरणों में आ जाएगा। और एक चीज़ हमेशा जो है उसको स्वीकार करो, उसको ये मानो कि ईश्वर ने जो दिया ये बहुत है। अंधी दौड़ में मत दौड़िएगा। मिला है जो वो सरमाया बहुत है, नहीं मांगा है कुछ, पाया बहुत है। मेरे बहुत बड़े कवि प्रदीप चौबे जी की पंक्तियां हैं, नहीं मांगा है कुछ, पाया बहुत है, मिला है जो वो सरमाया बहुत है। मैं तेरा साथ दूंगा जिंदगानी, नमक मैंने तेरा खाया बहुत है। तो ये जीवन जो है, इसमें कभी निराश मत होना, कभी सुसाइड के बारे में मत सोचना, कभी आंख में आंसू मत लाना। यदि विपरीत स्थिति आ जाए तो अपने आप को और मजबूत करना और ये सोचना कि मुझे और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर्डल थोड़ी सी बढ़ गई है तो इसे जंप करूंगा और आगे जाऊंगा। लेकिन निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और डिप्रेशन कुछ नहीं है। जो कुछ है आप ये सोचिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में और आप सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। क्या बात है सर। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो हम मोटिवेट हो गए ना आपसे, तो हमारे व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपसे। आप यूथ के लिए सच में एक आइकन हो सर। आज इस वीडियो के सहारे अगर मैं कह रहा हूँ, जो भी ये देखेंगे उसकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। जी, मैं भी यही चाहता हूँ। तो बस थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए। आपके आभारी रहेंगे हम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बीबी पोस्टकार्ड को भी शुभकामनाएं, अनुराग को भी, रजत को भी, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।